भारतीय सेना में कई हीरो थे, कई विलेन थे। आज बात करेंगे उन जनरलों की जिन्होंने 71 का युद्ध जिताया। कैसे थे मानेकशॉ? आपका कोई इंटरेक्शन, मुलाकात? उनको बहुत से लोग पेंट करते हैं कि साहब वो मिसेस गांधी के बहुत करीब थे, ये थे, वो थे, या उनके चापलूस थे। ये गलत है जी। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे और ब्रेव सोल्जर थे। बहुत ही क्लियर उनका वो था मैसेज कि देखो भाई, हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, इस उससे जा रहे हैं और हम जीतने के बाद इस्लामाबाद में मिले। मतलब ये था कि पॉलिटिक्स उस वक्त भी एंटर कर रही थी आर्मी में। बिल्कुल, पॉलिटिक्स तो इंटर कर गई थी। पॉलिटिक्स तो शुरू से ही इंटर कर। पाकिस्तानी सोल्जर्स बाकी जो थे पकड़े हुए, वो जो थे उनको जो है वो राशन मिलता था 6 अंडे, हाफ लीटर मिल्क एंड मीट ऑन हूफ। ये वर्ड हमने सुना ही नहीं था तब तक कि मीट ऑन हूफ क्या होता है भाई। तो जिंदा बकरा काटेंगे, वो खुद हलाल करेंगे, खुद हलाल करेंगे। वो अगर आप उनको मीट देंगे तो वो नहीं खाएंगे जी। वो सोचेंगे भी झटका या वैसा किया होगा। ये तमाशा। हमारे जवानों को उस समय एक अंडा नहीं मिलता। पाकिस्तान की युद्धबंदी थे, उनको हमने मेहमानों की तरह रखा। बिल्कुल। हमारे जवान गंवा के हमने 71 जीता और फिर उनको जो जीता था वो वापस दे दिया। क्या लगता है आपको आर्मी के मोरल पे पॉलिटिकल डिसीजन का क्या असर पड़ा? आपने बताया भगत और मानेकशॉ के बारे में बताया कि इनसे मोरल बूस्ट होता था, लेकिन जो खून से इतिहास लिखा वो शिमला में स्याही से धो दिया। तो जनरल भगत को सुपरसीड करने वाली बात थी, क्यों उनको किया गया? उनको बहुत बहादुर लोग कहते थे और वो कभी रुके नहीं। जैसे बांग्लादेश में उनको था कि साहब आप ढाका कैप्चर मत कीजिए, आप रुक जाइए। तो उनका नहीं, अब तो मैं पहुंच गया हूँ और मैं जरूर कैप्चर। तीनों ही लोगों के अपन ने बात की, सगत सिंह, पीएस भगत और मानेकशॉ की। इन लोगों के बुढ़ापे में बड़ी गुमनामी में रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में खास मेहमान हैं कर्नल इंद्रप्रति सिंह, आईपी सिंह, डॉक्टर आईपी सिंह, जो कि भारतीय सेना में सर्जन रहे हैं, प्लास्टिक सर्जन रहे हैं। आपने करीब 22 से 23 साल तक भारतीय सेना में सेवाएं दी है और उस दौर में दी है जब भारत युद्धों से और आंतरिक संकटों से जूझता रहा है। उस दौर में भारतीय सेना में कई हीरो थे, कई विलेन थे। आज बात करेंगे उन जनरलों की जिन्होंने 71 का युद्ध जिताया, जो 84 के ब्लू स्टार ऑपरेशन में भी शामिल रहे, या उस दौर में जो सेना के अधिकारी थे, उनकी सोच, उनकी समझ और उनकी जो मोरल बूस्ट करने की जो स्टाइल रही, जिससे भारतीय सेना जो है वो आगे बढ़ सकी, या कौन ऐसे जनरल थे जो कि विलेन थे, इन पे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आपने 71 में फौज ज्वाइन की थी, 1971 में युद्ध का दौर था। आपके ज्वाइन करने के बाद युद्ध शुरू हो गया। तो कौन ऐसा था उस समय? देखो, 71 का नाम आता है तो हमें मानेकशॉ का चेहरा उभरता है। बॉलीवुड अब हमें भूलने भी नहीं दे रहा, पिक्चरें बना रहा है। तो कैसे थे मानेकशॉ? आपका कोई इंटरेक्शन, मुलाकात मैं जानना चाहूंगा आपसे, किस्सा कुछ। नहीं, मानेकशॉ ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मैं कहूंगा कि ओपन हार्टेड ब्रेव जनरल। ओके, हाँ बिल्कुल। उनको बहुत से लोग पेंट करते हैं कि साहब वो मिसेस गांधी के बहुत करीब थे, ये थे, वो थे, या उनके चापलूस थे। ये गलत है जी। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे और ब्रेव सोल्जर थे। वो जो है जो चीज उनको पसंद थी वो बोलते थे और बिल्कुल ही जिसको बोल के कि बहुत ही ओपन ढंग से बोलते थे जी। वो कोई चीज मतलब छिपी हुई या वो नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं था। हाँ, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता था जी। उनका ये था कि वो ब्रिटिश ट्रेंड जनरल थे, जो कि मतलब इनका एम ही था कि अगर हम युद्ध में जा रहे हैं तो हमको जीतना है। हाँ, बिल्कुल। आर या पार की लड़ाई हमको इस तरह की नहीं लड़नी है कि साहब या जीते तो जीते, न जीते न हारे, वो नहीं है। अगर लड़ाई होती है तो हमें जीतना है। तो आपकी कोई याद जनरल मानेकशॉ के साथ में? आप तो यंग डॉक्टर रहे होंगे उस वक्त में। बिल्कुल जी। तो जनरल साहब जो है एक दफे
जो है उनका मतलब इनका एड्रेस सुनने को मुझे मौका मिला था जी। तो बहुत ही क्लियर वर्ड्स में वो हर चीज बोलते थे। ये नहीं था कि हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उनको हमको ये करना है। छोटे शब्द पसंद नहीं था उनको, हम ये करेंगे। के कोई बात नहीं करते थे, सीधी बात वो बकवास, सीधी बात वो करते थे और कोई बकवास नहीं करते। हाँ। ये चीज थी जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं था कि वो मिसेस गांधी के चापलूस थे, बिल्कुल नहीं जी। ये गलत पिक्चर जो है कुछ लोगों ने पेंट कर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल। बल्कि वो बहुत ही फ्री एंड फ्रैंक। तो आपने जब एड्रेस सुना तो क्या एड्रेस था? बहुत ही क्लियर उनका वो था मैसेज जी। कि देखो भाई, हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, इस उससे जा रहे हैं और हम जीतने के बाद इस्लामाबाद में मिलेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था। क्या बात है। कि हम बांग्लादेश में ही नहीं रुकेंगे जी। हम बांग्लादेश को जीतने के बाद इस्लामाबाद जाएंगे, वहां मुलाकात करेंगे, हम सब वहां सेलिब्रेशन करेंगे। क्या बात है। कहाँ का था ये स्पीच? किस जगह थे आप? जम्मू कश्मीर में उन्होंने दिया। जी बिल्कुल। तो आप उस वक्त वहां थे? मैं इंसिडेंटली मतलब उधर था जी। तो ये मैंने सुना। तो ये चीज जो है बहुत ही इंस्पायरिंग थी। जी बिल्कुल। कि बिल्कुल हम वहां जाएंगे और जीत के आएंगे और बिल्कुल सब चीज जो है हमारे फेवर में रहेगी और हम अपने टर्म्स और कंडीशन पे सरेंडर ट्रीटी कराएंगे, पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था। जी बिल्कुल। निर्णय पहले तय किया, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया। तो अपने जवानों को लेके उनका क्या रुख रहता था कि जवान अफसर ये? नहीं, जवानों को लेकर के उनका था कि जवान जो है वो खुश रहे और वो बहुत ही मतलब साफ दिल इंसान थे जी। तो बिल्कुल वो जस्टिस करते थे। ये नहीं कि किसी को फेवर कर दें, किसी को जो है ऐसा नहीं था। उसकी क्वालिटी पे ही वो उसको प्रमोशन के लिए रेकमेंड करेंगे। ये भाई भतीजावाद ये सब कुछ नहीं था। ये नहीं था। सर उनके खिलाफ कुछ लीगल एक्शंस चले थे, आपको याद हो? आपसे पहले की बातें होंगी। वो तो लीगल एक्शन जो उनके हैं वो रिकॉर्डेड हैं फौज में और बहुत ही फ्लिमजी ग्राउंड पे हैं, बेकार के वो ग्राउंड्स हैं जिनका कोई वजह नहीं था। अब जिसको बोलिए कि वो उर्दू का वर्ड है, कोई वजूद ही नहीं था उन सब चीजों का, बहुत ही बेकार चीजों पे। मतलब ये था कि पॉलिटिक्स उस वक्त भी एंटर कर रही थी आर्मी में। बिल्कुल, पॉलिटिक्स तो इंटर कर गई थी, पॉलिटिक्स तो शुरू से ही इंटर कर गई। जी जी। डिफेंस मिनिस्टर कौन थे उस वक्त सर? डिफेंस मिनिस्टर तो उसमें जगजीवन राम थे जी। नहीं 71 में नहीं, जब उनके खिलाफ ये जो हुए थे, पहले की बात है वो। अब मुझे ठीक से याद नहीं कि कौन थे। कृष्ण मेनन शायद डिफेंस, वो तो शुरू में। अच्छा, शुरू में जब पंगे हुए थे। वो तो तब मेजर जनरल थे। उनको जो है लगातार परेशानियों से जूझे हैं वो। परेशानियों से वो जूझते ही रहे। और तनाव नहीं लेते थे। जब वो मेजर जनरल थे, एज यंग मेजर जनरल, तो उनको जो है कृष्णा मेनन ने तंग किया और उन्होंने ही इनको लीगल एक्शन उनके ऊपर करवाया, जो कि फिल्मी ग्राउंड था, जो कि मतलब 62 वार जब हुई तो मतलब उनको फिर तेजपुर भेजा गया एज कोर कमांडर जी। और जाते ही उन्होंने कहा कि भाई अब हम पीछे नहीं हटते, जहां है वहां रुक जाओ, आगे ही बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। जी जी बिल्कुल। नो मोर विड्रॉल फ्रॉम एनीवेयर। उससे पहले जो विड्रॉल हो गया वो हो गया बस जी। ये था। तो सेना में मतलब पॉलिटिक्स नहीं थी तो जवान का मोरल अपने अफसर से बूस्ट रहता था। बिल्कुल। तो वो शायद उन्होंने कहा भी था एक बार कि मैं जनरलों के फोटो इसलिए लगाता हूँ क्योंकि उनसे जवान इंस्पायर होते हैं, मुझे जवान तैयार करने हैं, पॉलिटिशियन नहीं। बिल्कुल। अब चीजें शायद बदल रही है, अब तो सब कुछ बदल रहा है जी, धीरे धीरे सब मेरा देश बदल रहा है। बिल्कुल। तो सेना भी अछूती नहीं है जी। जैसे आप जब डॉक्टर थे 71 वार के टाइम में आपकी फील्ड पोस्टिंग रही, आपने 72 आवर्स तक ऑपरेट किया लगातार। तो जब मानेकशॉ आते होंगे जवानों से मिलने, क्या उनका रहता था, मतलब किस तरह से मोरल बूस्ट करते थे? वो हमेशा जब आते थे तो उसको बहुत ही मतलब एक तरह से वो एज ए फैमिली एल्डर बात करते थे जी। और हमेशा उसका कुशल क्षेम पूछना और उसके लिए कुछ करना, पर्सनल लेवल पे जो हो सकता है वो करना, ये सब चीजें थी उनमें जी। बिल्कुल।
वो खुद भी कहते हैं बहुत घायल हुए थे एक बार सेकंड वर्ल्ड वॉर में, काफी बहुत ही सीरियसली वुंडेड थे। जी। और उनको तो रख दिया था ब्रिटिश सर्जन्स ने कि एक तरह से कि इनको लास्ट अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि इनको तो मरना ही है। हाँ, उनको ऑर्डर लेने गन रख दी थी, बोले कि जब तक नहीं, वो तो स्टोरी बेकार की है, पता नहीं उसमें कितना ट्रुथ है कितना नहीं जी। उनके एब्डोमेन के में चोट लगी थी और बहुत ही सीरियसली वो इंजर्ड थे। मशीन गन फायर जो है उनके एब्डोमेन के थ्रू निकल गई थी। तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग। कहते हैं कि उस वक्त भी ह्यूमेरियस थे, उनको पूछा तो बोले कि गधे ने लात मार दी थी। हाँ, बहुत ही ह्यूमरस थे। तो उस ब्रिटिश सर्जन ने उससे पूछा कि व्हाट हैपेंड टू यू, so he said as kicked me on my abdomen। ये था, तो सेंस ऑफ ह्यूमर ये था जी बिल्कुल। उन्होंने कहा खच्चर ने मेरे पेट पे लात मारी है, तो उसने हंसते हुए कहा कि ये बच जाएगा। ये लेफ्टिनेंट जो है इसको बचाना जरूरी है। तो ये उसको रश करके ले गया इनको थिएटर में और इनको ऑपरेट किया जी। और ये बचे। वरना तो ह्यूमर का तो ये भी उनका चलता है ना कि जब उनको पूछा कि किसी जर्नलिस्ट ने कि आप इस जीत पे क्या कहेंगे, तो उनके साथी रहे थे या जो बाइक के पैसे नहीं दिए थे, बोले एक बाइक के बदले में आधा देश दे दिया उसने। तो ह्यूमरियस तो थे। एक ये भी किस्सा चलता है मानिक शॉ को लेकर। ह्यूमरस थे और जी जिंदा दिल इंसान। बिल्कुल। उनको पूछा कि भाई आप तो पारसी थे, हाँ। तो अगर आप पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले जाते तो बोलो, उन्होंने तो जाके ये चीज लंदन में बोल दी थी कि वहां रहता तो मैं वहां भी जीतता। बिल्कुल। तो मिसेस गांधी ने उनकी पेंशन ही बंद कर दी। जी जी बिल्कुल। तो वो दौर वो था। जी बिल्कुल। तो मानिक शाह का बहादुर अफसर उस समय थे। हाँ, बहादुर उनको सेना ने नाम दिया था। बहादुर इसीलिए उनका नाम ही था। जी। तो ये मॉरल बूस्ट करने वाले जनरल थे। और कोई जनरल जैसे आप जानते हैं तो जनरल भगत थे। हाँ, जनरल परमिंदर सिंह भगत, वीएस भगत थे उस समय सेंट्रल कमांड के जो है जनरल जी। और वो बहुत ही बढ़िया जिंदा दिल इंसान वो भी थे। 71 वार में वो 2-3 दफे जो है रुकी आए। और कुछ किस्मत की बात ऐसी थी कि जितने पेशेंट इवैक्यूएट हुए थे स्पेशल ट्रेन से, तो करीब 250 से ऊपर 254 थे मेरे ख्याल में, जो आज के दिन मैं याद करता हूँ। उसमें ईश्वर की कृपा थी जी। मतलब मैं नहीं कहूंगा कि मेरी वजह से बचे जी, भगवान ही मेरे साथ था, उनके साथ था, उन लोगों के परिवारों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अफसर सोल्जर सब थे, तो उनमें एक भी नहीं मरा। ये एक तरह से एक मिरेकल हो गया। क्या आश्चर्य की चीज हो गई। तो सब लोग वहां पे हॉस्पिटल को विजिट जरूर करते थे एक दफे कि देखें भाई क्या है, क्योंकि रुड़की कोई ऐसी जगह नहीं थी। बंगाल इंजीनियर कोर का वहां पे ट्रेनिंग सेंटर है जी। और उनका मेस है, तो उसी मेस में मैं रहता था जी। तो जनरल भगत आए और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ही गया मेरे को कि भाई यही सर्जन है, मेन सर्जन यही है जी। तो वो जो है लंच के पहले जब गए तो पता चला कि भाई में आपका इंट्रोडक्शन होता है, बाकी चीजें होती है, हॉस्पिटल घूमते हैं, वो तो सेरेमोनियल टाइप चलता है। तो जब हम लोग लंच के लिए गए तो जनरल भगत ने मेरे कंधे पे हाथ रखा जी। और उसके बाद 1.5 घंटे तक वो मेरे को अपने साथ लेके ही मतलब टॉल hefty big man I was as compared to him, मैं तो छोटा था काफी उनसे, तो लेके मेरे को वो घूमते रहे जी। तो लोगों ने समझा ये तो बहुत क्लोज है भाई। हाँ। तो आर्मी कमांडर ये क्या हो गया जी। तो उन्होंने सब चीज पूछी मेरे से, एकोमोडेशन कैसी है, कहाँ रहते हो, क्या है, ये है वो है, सब चीज पूछते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे आप सब, मैं फिर थोड़ी देर में मैं बिल्कुल फ्री एंड फ्रैंक हो गया। तो मैं उनको सब बताता कि एकोमोडेशन अच्छी नहीं है, टिप के वो हैं, और जाड़े के दिन में ये सब तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों अब तक जो है एकोमोडेशन जो है सिंगल ऑफिसर्स एकोमोडेशन जहाँ अकेले लोग रहते हैं वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने उनको बता दिया जो वो थी मेस तो अच्छा है, लेकिन हम लोगों की जो रहने की जगह है वो ठीक नहीं है। अब उन्होंने जो है इसको सीरियसली लिया और उन्होंने जाके कमांड हेडक्वार्टर में पहुंच करके मिसेस गांधी को चिट्ठी लिखी कि भाई हमारे ऑफिसर्स इस कंडीशन में रहते हैं, ये चीज ठीक नहीं है, इसको फौरन सुधारा जाए। मिसेस गांधी नाराज कि ऐसा
आप कैसे लिख सकते हैं ये सब? हाँ, है? तो ये चीज थी। मतलब साफ सरल सीधे व्यक्ति थे एकदम। हाँ, बिल्कुल तो एक ये भी है कि उनको सुपरसीड किया गया। बिल्कुल सुपरसीड किया, क्यों किया इसीलिए गया? सुपरसीड किया अच्छा क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं और जवान, जी, क्योंकि जवानों की जो एकोमोडेशन थी तो वो बिल्ट इन एकोमोडेशन थी, ठीक थी। जी। वो सब जो है प्रिजनर ऑफ वॉर को दे दी गई थी, PW 4,400। अच्छा, युद्धबंदियों को हाँ, वो जवानों वाले दे मेरठ में भी थे और रुड़की में भी थे। जी। वो बेचारे टिन शीट्स में। और ये जो है, जो पाकिस्तानी सोल्जर्स बाकी जो थे पकड़े हुए, वो जो थे उनको जो है वो राशन मिलता था 6 अंडे, जी, ½ लीटर मिल्क एंड मीट ऑन हूफ। ये वर्ड हमने सुने ही नहीं था तब तक कि मीट ऑन हूफ क्या होता है भाई? तो जिंदा बकरा काटेंगे, वो खुद हलाल करेंगे, खुद हलाल करेंगे। वो अगर आप उनको मीट देंगे तो वो नहीं खाएंगे जी। वो सोचेंगे भाई झटका या वैसा किया होगा। हाँ, ये तमाशा। हमारे जवानों को उस समय एक अंडा नहीं मिलता था जी। हाँ, राशन का संकट था। राशन जो है संकट नहीं, इन्होंने कम कर दिया था। वही नेवी में अलग राशन था, आर्मी में अलग राशन था, एयरफोर्स का अलग था। इनफैक्ट नेवी का राशन सबसे अच्छा था उस समय, बहुत डिफरेंस था। क्योंकि उसके बाद में फिर वो अलग चीज है जी। तो मैं अभी जनरल भगत नहीं, वही मैं जानना चाहूंगा। राशन वाला अलग तो है, लेकिन ऐसा क्यों? सीधा सा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, और खास करके फील्ड पे, जमीन पे लड़ने वाले के लिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों था जी। ये बिल्कुल क्लियर था जी। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में जो सोल्जर्स थे जी, वो तो नेटिव्स थे, हिंदुस्तान के थे, इंडियन आर्मी में जी। लेकिन नेवी में सेलर अधिकांश और अफसर तो लगभग ज्यादातर वही थे, व्हाइट से थे। तो उन्होंने अपना राशन अलग रखा। अच्छा, अंग्रेजों का राशन अलग था? अंग्रेजों का राशन अलग था जी, क्योंकि नेवी में अंग्रेज ही ज्यादा और थे। ये चीज 71 के वार में भी सुधरी हुई नजर नहीं है। 71 की वार के बहुत बाद तक चली। 71 के बाद में गया हूँ पोस्ट होकर के वहाँ जो है गोवा पोस्ट हुआ मैं नेवल हॉस्पिटल में जी। तब मुझे ये क्लियरली पता लगा। वहां जाके मैंने देखा कि उनके जवान को फिश भी है, चिकन भी है, मीट भी है, सब अथोराइज्ड है और वो भी फ्रेश लेते हैं। जब चाहे वो रिजेक्ट भी कर देते थे जी। ASC का सामान आया जो भी कुछ तो वो रिजेक्ट भी कर देते थे कि ये ठीक नहीं है, हम खरीदेंगे, और लोकली परचेज कर लेते थे। अच्छा, ये तो मेरे सामने की चीज है, मैंने देखा। क्योंकि हॉस्पिटल हमारा जो है बिल्कुल उनसे लगा हुआ था और मेस एक ही था। मतलब फौजी डॉक्टर का मेस उसी नेवल ऑफिसर के साथ था। तो वो हमने तमाशा देखा बिल्कुल। और उस समय हमारे जवानों को कुछ नहीं मिलता था जी। बस खाली पूरी और आलू की सब्जी। अच्छा, ये नॉर्मली उनका नाश्ता होता था जी। और कभी मतलब पाकिस्तान की युद्धबंदी थे, उनको हमने मेहमानों की तरह रखा। हाँ, बिल्कुल। हमारे जवान गंवा के हमने 71 जीता और फिर उनको जो जीता था वो वापस दे दिया। ये था। क्या लगता है आपको आर्मी के मोरल पे पॉलिटिकल डिसीजन का क्या असर पड़ा? आपने बताया भगत और मानेकशॉ के बारे में बताया कि इनसे मोरल बूस्ट होता था, लेकिन जो खून से इतिहास लिखा वो शिमला में स्याही से धो दिया गया। बिल्कुल जी। तो इनफैक्ट मतलब सत्य तो ये है कि जीत करके भी हम एक तरह से बराबरी पे छूट गए, या जो कहिए जीत करके हार गए जी। जो हमको चाहिए था वो हम नहीं कर पाए क्योंकि हमको बांग्लादेश तो मुक्ति वाहिनी और इनको हम सपोर्ट करते थे और उनके थ्रू हम बहुत कुछ करते थे जी। तो हमने तो मतलब बांग्लादेश जो है 3 तारीख को ऑफिशियल लड़ाई शुरू हुई है और 16 को उनका सरेंडर हो गया जी। वर्चुअली 2 वीक की लड़ाई में सब कुछ हो गया जी। लेकिन हम वेस्टर्न फ्रंट पे उस समय घुस सकते थे जी। उनका मॉरल बहुत ही नीचे था और इंडियन आर्मी मॉरल बहुत ही हाई था। एग्जैक्टली ऐसे तो उस समय हम ये कर सकते थे, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर भी था, पता नहीं और क्या क्या। मिसेस गांधी का डिसीजन क्या था, उन्होंने तो रोक ही दिया। जनरल मानेकशॉ का तो ये था कि हम तो इस्लामाबाद में मिलेंगे। बिल्कुल उसको एड्रेस किया है कि हम इस्लामाबाद में सेलिब्रेट करेंगे विक्ट्री अपनी, यहाँ नहीं।
तो वो तो सब हिस्ट्री अब रह गई। जी बिल्कुल। तो जनरल भगत को सुपरसीड करने वाली बात थी, क्यों उनको किया गया है? उनका यही था कि वो अफसर्स और जवान के लिए बोलते थे कि हमारा अफसर और जवान दोनों 8 से 10 घंटे ड्यूटी करता है जी। उसके बाद उसको जो है बाकी का जो है 16 घंटे या 14 घंटे तो आराम से उसको रहना चाहिए। हाँ। वो नहीं है। खाना तो दो कम से कम, खाना दो, एकोमोडेशन अरेंज करो। तो मिसेस गांधी को ये चीज नागवार गुजरी, उनको नागवार गुजरी जी। और उनको जो है सुपरसीड कर दिया उन्होंने और जी। उनको बोला कि दामोदर वैली के चेयरमैन आप बन जाइए, आप जाइए यहाँ से। जी। उनको हटा दिया। आर्मी पे क्या असर पड़ा होगा उसका सर? आर्मी के लोगों को खराब लगा जी। और खराब इसलिए और लगा कि हमारे एक सीनियर अफसर थे, उन्होंने तो खुद सुना है, उनके थ्रू मैंने सुना, ये कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता में एडमिट हुए बाद में जनरल भगत। मिसेस गांधी ने विजिट किया और उन्होंने बोला ये कर्नल साहब का नाम मैं लूं या ना ले, अब कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बोला वो रिटायर्ड हैं तो नाम मैं ले सकता हूँ। जी बिल्कुल, ना क्यों फंसाएं किसी को। अखिल मिश्रा साहब ने जी खुद उन्होंने उनसे कहा कि साहब लुक आफ्टर हिम वेल, ही वुड हैव बीन योर चीफ। ये क्या चीज है? मतलब अगर वो चीफ बनने लायक थे ही तो बनाते हैं भाई। वो जो है विक्टोरिया क्रॉस विनर थे, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर एंड डेकोरेशन बाय द ब्रिटिश आर्मी। जी। वो मानेकशॉ ये दोनों विक्टोरिया क्रॉस विनर थे जी। तो आप जो है उनको नहीं बना रहे हैं ब्राइट अपराइट, आई मीन इंजीनियर अफसर ऑफ बॉम्बे सेपर्स के वो थे, तो उनको आपने बनाया नहीं, आप दूसरे को बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ऊपर जले पे नमक आप एक तरह से छिड़क रहे हैं। क्या जो है ये जो है, मतलब ये रीढ़ की हड्डी निकालने वाला काम उसको काफी तेजी पे काफी तेजी से हुआ, ये शुरू से ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक और जनरल की चर्चा चलती है, आपने बांग्लादेश का नाम लिया 71 वार का, जनरल सगत सिंह। हाँ, सगत सिंह को पर्सनली मैं कभी मिला नहीं जी, लेकिन उनकी स्टोरीज मैंने सुनी। किस टाइप की स्टोरीज सुनी? तो ये था कि ही वाज अ वेरी, उनको बहुत बहादुर लोग कहते थे और वो कभी रुके नहीं। जैसे बांग्लादेश में उनको था कि साहब आप ढाका कैप्चर मत कीजिए, आप रुक जाइए। और उनका नहीं, अब तो मैं पहुंच गया हूँ और मैं जरूर कैप्चर करूंगा, आज ही कर लेता हूं। वो जिद्दी जनरल थे वो, बहुत ही उनके में करेज बहुत थी जी। जो काम उनको दिया गया वो उन्होंने उसके पहले और उससे ज्यादा करके हमेशा दिखाया। तुमने कहा उससे ज्यादा कर दिया, ये उससे हमेशा ये था कि जो आप उनको कहेंगे उससे आगे ही वो करके जाएंगे, वो उसके पीछे नहीं। ये गोवा में भी उन्होंने यही किया था। बिल्कुल, गोवा में भी उन्होंने ये किया था जी। गोवा में भी। आप शायद उस वक्त नहीं आए होंगे आर्मी में, 67 का नाथुला क्लैश। हाँ, वो जब आर्मी का मोरल बहुत डाउन था। हाँ बिल्कुल जी, ये उन्हीं की वजह से रुका जी, वरना तो वो भी ये दे देते जी। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए जी, मैं यही रहूंगा। मिसेस गांधी उनसे भी नाराज रही। उनसे भी नाराज भाई। ये मुझे लगता है आजाद भारत में ये एकमात्र ऐसे अफसर थे जो बर्मा में लड़े किसी और देश के खिलाफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े 71 में, है ना, जो बांग्लादेश के लिए लड़े, जो पुर्तगाल के खिलाफ गोवा में लड़े, कितने, और चाइना के खिलाफ 67 में लड़े, कितने देशों से उस जनरल ने लड़ाई की और उनको जीवन में कभी कोई सैनिक सम्मान नहीं दिया गया। वो क्योंकि लोग कहते थे साहब ये तो डिफाई कर देते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि फौज का काम क्या है। उस समय उसको आदमी को सोचना है और जीतना है, ये नहीं कि साहब सुपीरियर ने ये कहा रोज बस उनकी सुनिए और अपना जो ग्राउंड लेवल पे है वहां डिसीजन आपको लेना नहीं है जी। भाई आपके सोकाल पॉलिटिशियन सुपीरियर जो बैठे हुए हैं वो तो बहुत दूर बैठे हुए हैं जी। वो दिल्ली में अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने बंगले में बैठे हुए हैं, अपने पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कुत्ते को घुमा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे तो आदमी लड़ रहा है और फोर फ्रंट पे वो आदमी है, बहादुरी से लड़ रहा है, वो जवानों के साथ चल रहा है। ये नहीं था कि पीछे रहे। उस आदमी को आप कदर नहीं उसकी करते हैं, उसकी ब्रेवरी, बहादुरी। तो आपको क्या लगता है सगत सिंह के साथ भी न्याय नहीं हुआ आर्मी में? तो वो आर्मी चीफ बनने चाहिए थे या? आर्मी चीफ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको आर्मी कमांडर तो बनाना ही चाहिए था जी बिल्कुल। लेकिन उनको
बांग्लादेश के वो गवर्नर जनरल बनाए गए, मतलब वो पहला मुजीबुर रहमान को सैनिक सैल्यूट दिया, लेकिन पद्म भूषण जरूर दिया था उनको एक पुरस्कार, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन सैनिक के लिए तो वही चक्र होता है सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज तो ये है, ये लोग जो हैं, तीनों ही लोगों की अपन ने बात की, सगत सिंह, पीएस भगत और मानेकशॉ की, इन लोगों के बुढ़ापे में बड़ी गुमनामी में रहे। ये तो ऐसा है कि जबकि मानेकशॉ तो फील्ड मार्शल का उनको दिया गया था, बाद में दिया गया, जबकि सब लोगों ने कहा कि भाई सचमुच ये बहादुर आदमी है, और इसको अगर आप फील्ड मार्शल नहीं देते हैं तो आप किसको बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनसे पहले शायद अर्जन सिंह को मिला था एयर मार्शल को, और उनसे पहले करियप्पा, केएम करियप्पा को मिला था। ठीक है सर, जैसा आप बता रहे हैं कि आर्मी में ये चीजें जो ये, इसके अलावा भी कुछ जनरल्स आपके रहे होंगे, जैसे आप बाद में, क्योंकि आप ज्वाइन ही 71 में करते हैं। हाँ, तो बाद में तो ये था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ उसमें, उससे पहले स्टैनली लेस्ली मैनेजीज थे, वो तो तेजपुर में थे, हमारी मुलाकात उनसे तेजपुर में हुई जी। और वो बहुत ही बढ़िया मतलब जनरल थे, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड जी। उनके बारे में तो मैं उस समय सुनता था, जब वो लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर थे, बाद में वाइस चीफ हुए जी, तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि साहब जब लेफ्टिनेंट कर्नल थे तो लोग सोचते थे कि फुल कर्नल चले जाएंगे, क्योंकि ये तो किसी की चमचाबाजी करते नहीं है और किसी भी चीज में ये बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, और न कोई खाना न खिलाना, ये वो कोई चीज, ये इस तरह की चीज इनके में बिल्कुल नहीं। जबकि चलता है आर्मी में ऐसा। हाँ, क्यों नहीं चलता, ब्रेड एंड बटर वाला, बटरिंग वाला थोड़ा बहुत तो चलता ही था, उस समय भी लोग चलते थे भाई। उनकी ऑनेस्टी के किस्से लोग कहते हैं, लेकिन मैंने तो देखा है। जी सर, मैंने देखा है, मतलब वो संडे जो चर्च जाते थे, वो अपना जो है पैसा दे करके, फौजी गाड़ी में वो अगर जाते थे तो पैसा दे करके जाते थे। ओके। वो ये नहीं था कि वो 3 स्टार जनरल की गाड़ी जो है फ्लैग लगा के और चर्च चली जाएगी, नहीं, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, और ऑनेस्ट ऑफिसर जी। उनके इतना ऑनेस्ट ऑफिसर बहुत ही मुश्किल है। उनके पास 3 सूट थे, चौथा नहीं था बेचारे के पास जी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बोल्ड ऑफिसर। अब वो कोई भी 4 कोर का जेसीओ जवान, कोई भी ऑफिसर अगर वुंडेड है और वो तेजपुर ट्रिकल डाउन करके पहुंचता है, उसको उसी शाम वो देखने आएंगे जी। और उसमें अक्सर ये होता था कि मैं उनके साथ होता था। अच्छा। तो हर राउंड पे मैं उनके साथ रहा जी। कोई भी अफसर जो एडमिट हुआ, जनरल मैनेजर्स आएंगे, मैं उनको रिसीव करूंगा, मैं ले जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा, हालचाल बताऊंगा, सब चीज। वो जाएंगे, उसके साथ कुछ टाइम बिताएंगे और जो कुछ कर सकते हैं सब करेंगे जी। ये क्वालिटी जो है बहुत कम लोगों में होती है जी। कोई और किस्सा आप बताना चाहें जनरल मैनेजर्स का, ऐसा कि जो आपको इंस्पायर करता है? जनरल मैनेजर्स का किस्सा ये था कि वो जो है बहुत ही सीधे ढंग से बात करते थे। मैं एक चीज बताऊंगा इस मामले में जी। उनके पहले जो है जनरल्स आए गए, ये वो हुआ, और जो वहां पे एक 4 लाख का अमाउंट जो है वो मतलब हमेशा दिखाया जाता था कि खर्चा हो गया। हमारे जो स्पाइस हैं, सो कॉल्ड, वो चाइना बॉर्डर से जो है जी। वो जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, चाइनीज क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है फ्रंट पे, बिल्कुल ही बॉर्डर पे, तो हम उनको पैसा देके इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो जब जनरल मैनेजर्स पहुंचे तो वहां पे कर्नल इंटेलिजेंस एक थे, सरदार जी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये पैसा 4 लाख हर दफे हर साल खर्च हो जाता है? बोले हाँ सर। तो उन्होंने कहा कि जरा हिसाब किताब बताओगे, किसको देते हो, कौन है तुम्हारे इन्फॉर्मर? तो सरदार जी के पास कोई जवाब नहीं था, कोई उन्होंने मेंटेन नहीं कर रखा था, कोई डायरी या कोई भी चीज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। उस जमाने में 4 लाख, उस जमाने में 4 लाख की वैल्यू थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो चल नहीं सकता। तो उसने कहा सर ये तो सीक्रेट मामला है, मैं आपको कैसे बताऊं? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कोर कमांडर हूं और मेरे को नहीं पता
और तुम सारा सीक्रेट तुम्हारे साथ सील रहेगा और दफन हो जाएगा। ये नहीं, आई थ्रो यू आउट ऑफ दिस प्लेस। मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए आज से। तो उस साल जो है साहब, जान के आपको आश्चर्य होगा जी कि 40,000 रुपए भी नहीं खर्च हुआ, 30,000 में ही निपट गया मामला। और सिक्योरिटी कोई नहीं इनको मिला, इनके इन्फॉर्मर गायब हो गए। उन्होंने उनको कहा कि अब यहाँ से हटो। मेरे एक मित्र ने किस्सा बताया, आर्मी से रिटायर है तो नाम उनका मैं नहीं लूंगा। वो बताते हैं कि एक बार किसी अफसर के घर के बाहर जैसे वेटिंग में बैठने के लिए एक बेंच थी, तो उस बेंच पे कहा कि बेंच बहुत पुरानी है। तो हुआ ये कि जब वो जिस तरह से आप इसकी बात कर रहे हो अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स देखते वक्त पता चला कि 2 जवान एक घर के बाहर 20 साल से तैनात हो रहे हैं। उन लोगों की ड्यूटी लगती है दोनों जवानों की, और 20 साल से वो वहीं जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो पूछा कि ये किसने लगाई है, क्यों लगाई है, किस चीज की सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो उन जवानों को नहीं पता था कि किस चीज की कर रहे हैं ड्यूटी, हमें तो जाके कहा वहां खड़ा होना है तो हम हो जाते हैं। तो पता रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि वहां जो ड्यूटी तैनात की जा रही है 20 साल से की जा रही है। तो फिर पूछा क्यों की जा रही है। बोले साहब यहाँ जो अफसर रहते थे, जो मेजर रहते थे उस वक्त, उन मेजर का ऑर्डर था। तो बोले वो अब कहाँ है। बोले वो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं। तो उनको पूछा गया कि आप एक ऑर्डर कर गए थे 20 साल पहले, अब वो वहां क्यों तैनात हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं। तो फिर उन्होंने दिमाग पे जोर डाला तो पता चला कि उनके घर के बाहर जो बेंच थी उसे एक दिन पेंट किया गया था। तो उनकी पत्नी को लगा कि कोई बैठ गया तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 2 जवान भेज दो, खड़े रहेंगे। तब से 20 साल तक कंटिन्यू उनकी वहां ड्यूटी लग रही थी। तो ये ऐसा होता है। यहाँ का मुझे किसी ने किस्सा बताया, जयपुर का हमारे पास का, कि एक नया पौधा यहाँ आर्मी चीफ या कोई आए थे तो उन्होंने रोपा था। तो एक जवान को खड़ा किया कि इसे कोई जानवर खा न जाए। तो वो जब तक पेड़ बन गया तब तक ड्यूटी लगती रही वहां। कई चीजें तो ऐसी हो जाती है, हो सकता है ये सब जी। इसकी मुझे अच्छी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। इस तरह लग जाती है आर्मी में ड्यूटियां कई बार। जो चीज मैंने पैसे वाली है वो बताई, वो खुद जनरल मैनेजर्स ने सारे ऑफिसर्स के सामने मेरे सामने ये बोला है। ये किसी से छुपाया नहीं उन्होंने। उन्होंने, हमारे यहाँ पार्टी थी एएमसी मेस में, आर्मी मेडिकल कोर की डे था, और उसमें उन्होंने खुलेआम बोला। चूंकि मैं उनसे काफी करीब हो गया था, बहुत ज्यादा आते जाते थे वो, तो मेरे सामने, मैं जैसे आपका डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस पे उन्होंने बोला है ये चीज। ये फ्रॉम हार्सेस माउथ है, इसमें कोई वो नहीं। जाने कितने लोगों ने सुना होगा, लेकिन लोग हमारे शर्म के बोलेंगे नहीं। बहुत से लोग रिटायर हो गए, बहुत से तो दुनिया से चले गए। बिल्कुल। तो ईमानदारी के साथ साथ करेज और अपने लोगों की परवाह है सबसे बड़ी चीज। तो ये आर्मी की बेस में होता है, नियमों में होता है। बहुत ही बोल्ड अपराइट अफसर थे वो जी। उनको जो चीज पसंद नहीं, जो चीज सही नहीं, मतलब पसंद क्या, जो चीज सही नहीं उसको मुंह पे बोल देते थे। जी बिल्कुल। एक और जनरल थे कृष्णमूर्ति सुंदरराजन। हाँ, और सुंदर जी जी सुंदर जी भी बहुत ही बढ़िया अफसर थे। और मेरे ख्याल में चीफ में अगर लास्ट मैं बोलूं बोल्ड, बहादुर, अपराइट, तो सुंदर जी ही थे। हाँ जी। उसके बाद मैं किसी को उस कैटेगरी में नहीं डाल सकता जी। वो एक कबीर का दोहा याद आता है मुझे कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे हुई धरे फिर बैठे घर भाई। तो क्या आप शीश धरो फिर आप इस प्रेम में आओगे। तो मुझे लगता है आजकल सरकारी नौकरियों में वो हो गया कि भैया रीढ़ की हड्डी निकाल के यहाँ रखो तब पोस्ट पे बिठाएंगे। हो सकता है, कह नहीं सकता मैं। लेकिन सुंदर जी का ये था कि सुंदर जी चीफ हमारे देखते देखते बने थे। जब मैं यहीं दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल में एज प्लास्टिक सर्जन था, तब वो जो है सुंदर जी चीफ बने जी। और उनका जो पहला ऑर्डर था, जो सर्कुलर हम लोगों को दिखाया गया, पढ़ाया गया, सुनाया, उसके बाद सुंदर जी से हमारी मुलाकात कई जगह हुई। फिर उनका हमने लेक्चर कई जगह सुना जो उन्होंने एड्रेस किया ऑफिसर्स को जी। तो उसमें मैं खुद उस गैदरिंग में रहा हूँ और मैंने सुंदर जी को सुना है। सुंदर जी का एड्रेस, सुंदर जी को मिलना, ये सब मैंने देखा। वो
वो बहुत ही अपराइट जी। अफसर कोई थे। याद उनकी अपने को? बस सबसे बड़ी चीज तो सबसे पहले जब वो चीफ हुए उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आप अपने सुपीरियर को एक दफे दिन में सैल्यूट करेंगे और फिर आपको दिन भर आप अगर उनको क्रॉस कर रहे हैं तो हर समय आप टोपी लगा के सैल्यूट करने की आपको जरूरत नहीं है। जी। आप उनको एड्रेस कीजिए एज योर सीनियर एज सर, और उसके बाद आप अपने काम पे लगे रहिए। काम आप important काम है, ये कीजिए, बात बिल्कुल। दिन भर आपको सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। जी ये एक बहुत बड़ा मैसेज था जी अफसर क्लास को। बिल्कुल, अंग्रेजियत से बाहर आई सेना। बिल्कुल। नहीं, अंग्रेजियत में नहीं, ये मैं आपको बताऊं, अंग्रेजियत में बिल्कुल नहीं है। जो हम सोचते हैं अंग्रेजियत की दिन भर वो सैल्यूट करता है, नहीं, तो अंग्रेज नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये तो मैंने इंग्लैंड में रह के देख लिया। जी। अंग्रेज अफसर जो है वो अपने सुपीरियर अफसर को दिन भर कैप लगा के सैल्यूट नहीं करता। जी, तो वो बिल्कुल नहीं करता। अब क्या है स्थिति? अभी आपके अभी वापस तो शुरू हो गया या? 32 साल तो मेरे छोड़े हुए हो गया स्थिति तो जो मैं सुनता हूँ देखता हूँ उस हिसाब से तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जी। फिर भी पहले से सुधार हुआ है। जी बिल्कुल। मोदी सरकार ने ओआरओपी किया, एक अच्छी चीज है, लेकिन बाकी चीजों में कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी राशन वाशन पहले से बेहतर हुआ है, बहुत सी चीजें हुई हैं, अच्छी चीजें भी हुई हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस हमको लगता है कि फौज के बोल्ड अफसर नहीं कुछ और ही लोग ले रहे हैं। जी जी। तो और जनरल्स की अगर अपन बात करें, मुझे नाम आता है एसके सिन्हा, श्रीनिवास कुमार सिन्हा। हाँ, वो वेस्टर्न आर्मी के आर्मी कमांडर थे। जी। उस समय मैं दिल्ली में ही था जब ये चक्कर हुआ। जी। तो उनको जो है कहा गया कि साहब ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए कि आप जाइए, और भिंडरनवाले और उनके जनरल शाहबेग सिंह एक थे रिटायर्ड शाहबेग सिंह, बिल्कुल। हाँ, तो वो जो है वो स्वर्ण मंदिर में घुस स्वर्ण गए। मंदिर में है, उन्होंने कब्जा कर रखा है, उनको खाली करा दीजिए आप चाहे जैसे। जी। तो जनरल सिन्हा ने कहा ये तो पुलिस एक्शन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मिलिट्री उनके लिए फौज लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम पीछे रहेंगे, अगर पुलिस फेल करती है तो हम करेंगे। तो मिसेस गांधी को नागवार गुजरा, उन्होंने जनरल वैद्या साहब को, अच्छा, इन्होंने सुपरसीड कर दिया इनको। उन्होंने सुपरसीड कर दिया और जनरल वैद्या को दे दिया जी एज चीफ। जनरल वैद्या बिल्कुल यस मैन थे मिसेस गांधी के। जी। हालांकि पर्सनल लेवल पे वो बहादुर थे, लेकिन सुपीरियर्स के सामने यस मैन, यस मैन, यस सर, यस सर। वो जनरल सिन्हा नहीं थे वो। जी। ही वाज नॉट दैट बोल्ड ऑफिसर। जी, तो जनरल सिन्हा ने फिर मना कर दिया ब्लू स्टार। मना कर दिया, उन्होंने फिर रिजाइन किया और वो घर गए। उन्होंने उनके टेक ओवर के पहले ही रिजाइन किया, वो घर गए। उन्होंने कहा कि ये मेरा रेजिग्नेशन लीजिए। उसका नुकसान हुआ वैसे लॉन्ग टर्म देखें तो देश ने बड़ा नुकसान, बहुत बहुत बड़ा। रामगढ़ जो वो सिख सेंटर है, वहां पे रिवोल्ट हुआ। वहां से जवान जो हैं उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट को गोली मार दी, मर गया वो जी है। और वहां से वो सारा आर्म्स एंड एम्युनिशन लेके चल पड़े कि हम रास्ते में स्वर्ण मंदिर हम जाएंगे। जी। ये कैसे हो गया, स्वर्ण मंदिर में घुसे कैसे? जी। आप ये सोचिए, उनको बनारस में कैंट में रोका गया। जी। तो हमारे यहाँ तो जो कुछ समय चलता था जी कि भालुओं को बंदरों ने पकड़ा, भालू को सरदार जी लोगों को भालू बोल दिया, और इधर जो है गुरखा बटालियन को लगा दिया, इसको बंदर बोल दिया। तो ये बड़ा मतलब एक बड़ा अजीब सा वो था, कंट्रोवर्शियल था। जी। उसमें मतलब बुलबुल बरार के कमांड में ये हुआ। और दूसरे एक लेफ्टिनेंट जनरल थे सरदार जी, he was also a very decent man, कोर कमांडर। उन्होंने वर्चुअली फिर बाद में दो सरदार जी ही थे, सब बुलबुल बरार वाज उनका ठीक था, पूरा नाम मुझे याद। कुलदीप सिंह बरार, उनपे भी आऊंगा, उनके में आऊंगा, सिन्हा जी से बात कर ली। तो हम लोग बुलबुल बरार, हालांकि बुलबुल बरार से भी हमारी पर्सनल जान पहचान हो गई, क्योंकि उनकी बेटी को मैंने ट्रीट किया, बर्न हो गई थी, छोटी बेटी थी। तो वो बहुत ही बढ़िया आदमी थे, बहुत ही बढ़िया ओपन हार्टेड। वो अपनी बेटी को खुद गोद में लेके आते थे। जी। तो सिन्हा जी के लिए आप ये कहते हैं कि वो वेस्टर्न कमांड के चीफ थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को मना कर दिया कि मैं स्वर्ण मंदिर में फौज नहीं जाने दूंगा। और वैसे ये मेरे हिसाब से ये इंटरनल सिक्योरिटी का काम पुलिस का है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें फौज को मत आप इन्वॉल्व कीजिए, हम पीछे खड़े हैं। फौज का जवान पैर पे गोली नहीं चलाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज ठीक नहीं है जी। तो उनको ये था कि जो हम कहें वो मानो, बस करो,
किस्सा खत्म। और उसके बाद ये जो हुआ है हमारे बीच एक, और फौज को बड़ा नुकसान हुआ। फौज को बहुत नुकसान हुआ। बुलबुल बराड़ खुद 7 सिख थे जी तो बराड़ थे जी। तो बेचारे एज मेजर जनरल इनको दिया गया, फिर कि आप देख कीजिए, उनको करना पड़ा जी। और उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली उसको वो किया। शुरू में तो हमारे काफी जवान मरे जी बहुत। जो पहला बैच गया तो उसने गोली चलानी नहीं शुरू की थी, वो गए कि आप सरेंडर कीजिए, आप बाहर निकलिए जी। वहां से जो है वो गोलियां चली, लोग मारे गए, जवानों की आईज तक गाउज कर ली गई, थ्रोट स्लिट कर दिया गया। ये हुआ है ब्लू स्टार में। ओह हाँ जी, गोल्ड स्टार स्वर्ण मंदिर में ये पहले बैच के साथ ये हुआ। ओके। फिर तो जो है जवान, फिर तो क्या है, फिर तो हाँ फिर तो युद्ध हो गया। फिर तो युद्ध हो गया एक तरह दिस से। इज नॉट अ, फिर तो एनिमी टाइप हो गया, तो फिर सबको मारा गया, सब मरे, जी फिर तो कोई बचा नहीं, जी बिल्कुल। सब एक भी मारे गए, शाबेक भी मारे गए, भिंडरावाला मारे गए। सब मारे गए। जी तो कोई चांस ही नहीं था किसी के जिंदा रहने का। जब आप गला काट रहे हैं, आंख निकाल रहे हैं, कमरे में खींच ले रहे हैं लोगों को, तो फिर ये होना था, ये हुआ। जी। सारे वहां से वुंडेड जवान यहाँ पे हमारे यहाँ आर्मी हॉस्पिटल मैंने खुद ट्रीट किया है। तो क्या कहते थे जवान? जवान तो यही स्टोरी बताते थे सब, जवानों की ये बताइए। हुआ। जी। तो अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। सेना का मोरल कभी नेहरू ने डाउन किया, मतलब उनके टाइम में खास करके कुछ अफसरों ने, जिनका नाम पे भी मैं आऊंगा, तो उसके बाद किसी ने उठाया, फिर वापस पॉलिटिशियन डाउन किया, तो ये अप एंड डाउन जिगजैग चलता रहा है। शीशा चलता रहा है ये। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने उनका नाम लिया कुलदीप सिंह बराड़ का, बुलबुल बराड़ जिनको आप कहते हैं, बुलबुल क्यों कहते थे उनको? उनका निक नेम था। राजेंद्र सिंह स्पैरो भी हुए हैं जो डबल एमबीसी थे। समाउर इसी नाम से उनको जो है लोग बुलाते थे, और जब पूरा नाम लेते ही नहीं थे लोग। जी जी। बुलबुल बराड़, बस ये था। बहुत ही हंसमुख स्वभाव के बढ़िया अपराइट अफसर थे जी। वो बाद में फिर आर्मी कमांडर हुए, ईस्टर्न कमांड के। उस समय मैं कमांड हॉस्पिटल का इकट्ठा में था। जी। तो कैसी उनको, क्या कभी ब्लू स्टार पे बात नहीं हुई उनसे बाद में? नहीं, ब्लू स्टार पे अब क्या बात करना है, इस बारे में क्यों बात करना। जी बिल्कुल। तो हमारे टाइम में ये सब हुआ है, हमने खुद देखा है ये सब। क्यों देखा है ये ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत ज्यादा जो है मेरे ख्याल में नहीं डिस्कस करना चाहिए। जी बिल्कुल। डिवीजन उससे ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। तो सरदार लोग जो हैं, बहुत से लोग इतने ज्यादा रिलीजियस हैं कि उनको जो है बहुत खराब लगता है कि हमारे स्वर्ण मंदिर में घुस गए। हाँ, वो बेअदबी वाला मामला उनका जो, मैं ये इसमें, चलो आप बराड़ के बारे में मैं ज्यादा जानना चाह रहा था कुछ आपसे, कि वो अपनी बेटी को लेके आते थे, तो जवानों के प्रति कैसे थे? जवानों के प्रति तो बहुत डिसेंट बिहेवियर था उनका। जवानों के प्रति कोई वो नहीं था, डिसेंट बिहेवियर। जी। और एक और जनरल का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जब ब्लू स्टार हुआ तो आपने पहले नाम लिया था अरुण श्रीधर वैद्य, एएस वैद्य, जो पर्सनली आपने शब्द कहा कि बहुत करेज वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उनको एमबीसी बार था, महावीर चक्र 2 टाइम मिला हुआ था उनको, और करेज वाले थे तभी मिला था। थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पॉलिटिकली सरेंडर हो गए। पॉलिटिशियंस के सामने वो बिल्कुल ही झुक जाते थे। बिल्कुल पॉलिटिशियंस के सामने। लेकिन ब्लू स्टार का दंश उनको भुगतना पड़ा, बाद में असेसिनेट हुए तो पुणे में। बेचारे का हो गया पूना के पास, पूना में वो, और उनकी पत्नी पे गोलियां चली थी, बिल्कुल मारे गए। उनको तो मार दिया। जी बिल्कुल। अरुण बेचारे। जी, हमारे राजस्थान से भी उसका किस्सा जुड़ा हुआ है। मैं बता दूं दर्शकों को कि जब जो आरोपी थे, शायद एक का सरनेम जिंदा था और दूसरा एक कनाडाई था, और दोनों राजस्थान के उदयपुर में पकड़े गए पुलिस की ओर से असेसिनेट करने से पहले। तो वहां जो पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने उनकी बिना तलाशी लिए उनसे सवाल जवाब शुरू किए, और उन्होंने शूट किया। एक सब इंस्पेक्टर की मौत हुई, एक डीवाईएसपी घायल हुआ, और वो यहाँ से साइकिल पे बैठ के भाग गए, और उन्होंने पूना जाके एक्स आर्मी चीफ का मर्डर कर दिया। हाँ, तो ये चीजें हमारे यहाँ असल में जिसको बोलिए कि बहादुरी, वेलर जी की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये सब
हो जाता है। जी जी। और अच्छा लोग अपन जो है जी जो है मतलब गलती तो यही है ना, जो जैसे कि यह है जो सुनने में आता है कि साहब वो जो डीएसपी थे उन्होंने कमरे ही बंद कर लिया और हाँ हाँ, उनको अंदर बाद में वो रहे हैं, मैं भी उनके संपर्क में रहा हूँ, कई किस्से तो सुनाते थे कि देखो अपने पुलिस के अगर लिए वो गोलियां खाई, लेकिन उनको एक ही प्रमोशन मिला बाद में, कुछ हाँ डीवाईएसपी आईपीएस बन जाते हैं पर वो एडिशनल एसपी से रिटायर हुए। तो मैं उनका नाम लेके उनको अमर नहीं करना चाहूंगा यहाँ। तो एक, चूंकि अपन बात कर रहे हैं कि ये करेज वाले जनरल, फिर अपन कुछ आए कि साहब ये थोड़े सो थे, एक दो जनरल ऐसे भी रहे हैं जो जिन पे बड़ी बात होनी बनती है। एक जनरल जो थे बीएम कॉल, ब्रजमोहन कॉल, 62 का वार, उनके तो किस्से जो है, मैं जो तेजपुर में पहुंचा तब तक लोग कहते थे जी, किस टाइप के किस्से कहते थे? वो तो बहुत ही डरपोक जनरल में कहे जा रहे हैं जी क्योंकि आप सोचिए जब लड़ाई चल रही है, जी जवान हमारे मर रहे हैं, 14 राजपूत में 100% कैजुअलिटी हुई एक्सेप्ट वो आरएमओ जो कि छुट्टी पे था जी उस समय। जी। उस समय वो जनरल तेजपुर से भाग करके और दिल्ली पहुंच जाए। ओ सोचिए, जी उस समय तो दो लोगों ने बहुत शर्मनाक चीज की। जी एक जो है वहां का डीसी, डिप्टी कमिश्नर, वो अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ने गए श्रीमान कि दिल्ली जाओ। पता चला कि सब रोने लगे तो वो भी प्लेन में बैठ गए बिना टिकट। डिविजनल कमिश्नर भाग गया? जी हाँ साहब, बिना टिकट ओ वो बैठ गए और दिल्ली उतर गए। वही हाल कौन साहब ने किया, हमको सर्दी जुकाम हो गया है, दिल्ली चले गए। जी। अब आप फ्रंट पे हैं, लोग मर रहे हैं जी। ये कोई बहादुर सिपाही को इंस्पायर कर सकते हैं? तो ये कॉल तो कहते हैं कि कश्मीरी ब्राह्मण थे, दूर के रिश्तेदार थे, नेहरू जी के जी दूर के रिश्तेदार थे। थापर साहब की दूर के रिश्तेदार थे। थापर साहब, पीएन थापर, प्राणनाथ थापर। छोड़ दीजिए इनके किस्से। जी जी बिल्कुल नहीं, किस्से छोड़े क्यों जाए, जब हम किसी चीज को प्रतिष्ठित करते हैं तो फिर हम उन चीजों पे भी बात करेंगे और करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है और आज जो काम कर रहे हैं उनको लगना चाहिए कि इतिहास में हमें याद किया जाएगा। और कुछ आप हमारे जैसे पागल लोग होंगे जो बात करेंगे कि कौन अच्छा था उसे सैल्यूट करेंगे और कौन खराब था उसे। अब ये तो अजीबोगरीब वो हो गया है ना कि अगर आप सच बोलिए तो आप पागल हैं जी, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप बेवकूफ हैं जी। हैं? ये कोई बात है? बहादुरी और सच्चाई और ईमानदारी को आपको प्रमोट करना चाहिए जी, डेमोक्रेसी में और कहीं किसी भी नेशन किसी भी तरह की, बिल्कुल उसमें प्रमोट करना चाहिए, डिमोट नहीं करना चाहिए। ये उल्टा करने की बीच बीच में आ जाते हैं लोग और जो विलेन है उसको हीरो बना देंगे और हीरो को विलेन बना देंगे। ये हमारे हिस्टोरियन क्या है, भगवान जाने इनकी जी सद्बुद्धि कब आएगी। जी। पीएन थापर 62 में चाइना का युद्ध हमने उनके नेतृत्व में लड़ा था और लड़ा ही नहीं था, हारा था। हारा क्या, बड़े जबरदस्त पिटाई हमारी हो गई थी क्योंकि हमने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की। जी। पहले तो गलती ये हो गई नेहरू जी से कि उन्होंने तिब्बत दे दिया चाइना को कि ले जाओ बड़े भाई, आप पूरा ले लो, हमसे कोई मतलब ही नहीं। अरे भाई, पूरा तिब्बत का पोस्टल और बाकी ट्रेवल सब कुछ आपके हाथ में, पोस्टल सर्विस हमारे थ्रू होती थी, हर चीज हमारे थ्रू होती थी। जी जी बिल्कुल। तो दलाई लामा को तो वो भाग के आ गए, आपने ले लिया, लेकिन बाकी आपने छोड़ दिया, फांस गले में रख दिए, फंदा निकाल के छोड़ दिया। जी। तो ये है, जी, तो ये चीज तो बिल्कुल ही गलत थी जी। लेकिन क्या कहा जाए, तो पीएन थापर भी सुपरसीड करके बनाए गए थे, मतलब ये ठीक से हमको नहीं पता जी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उनका नाम ग्रेट जनरलों में लिया जाए, नहीं जी, अच्छे जनरलों में नहीं लिया। ये तो बात होती रहती थी तब तक। जी बिल्कुल। तो जवान को भी लगता होगा कि सैल्यूट तो कर रहे हैं मजबूरी में, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। इसका असर पड़ता है जी, इसका असर पड़ता है। जवान लड़े जी। अगर आप देखिए तो 14 राजपूत के उस समय कमांडेंट कर्नल अवस्थी थे, बेचारे उनसे लेकर के सेकंड लेफ्टिनेंट तक मारा गया। अगर वो लड़ते नहीं तो मारे क्यों जाते? बिल्कुल सरेंडर कर सकते थे जी, बिल्कुल, एक भी नहीं बचा। तो ऐसा नहीं था कि लोग नहीं लड़े, बेचारे कुछ तो लड़े, जो लड़े वो मारे गए।
बिल्कुल। जो नहीं लड़े वो बचे, जिन्होंने जो surrender बचे वो सरेंडर किया वही हारे। वही हारे। वही हारे बस। देखा जाए तो। तो हारे। जी बिल्कुल। तो थापर का कमांड, और उस समय ये भी थे ही, तेजपुर से भाग आए कौल साहब। तेजपुर से भाग गए कौल साहब। जी। ये तो कोई गलत बात नहीं है हाँ तो भाई, फैक्ट है। नोन है, फैक्ट है ये। इसको छुपाने से तो कोई ग्रेट नहीं बन जाएगा ना। जी बिल्कुल। तो भारत के कई सारे जनरल्स पे हमने बात की, और बड़ा बोल्ड और बड़ा सधा हुआ अंदाज है कर्नल आईपी सिंह का, और सच जो है वो सच है, 100% है। एक शायर हुए हैं उर्दू के, कृष्ण बिहारी नूर, उनके गजल है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। तो उसका एक मतलब है कि एक शेर है उसके अंदर कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। सच 100% होता है, तो बड़ा 100% सच बोला है आपने, इसके लिए हम आपका आभार और सैल्यूट आपको। धन्यवाद। तो बड़ा मजा आया। आपको कौन सी बात अच्छी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी पे हम ऐसे ही लगातार आपको अपडेट रखेंगे। आपको बड़ा ऊर्जा से भरा रखने के लिए हम फिर कर्नल साहब को कभी याद करेंगे। आपसे अपील है कि सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात आगे वाले इंटरव्यू में आप जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।